वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी परीक्षा 2024 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एंड स्टूडेंट अगर आप सभी का एग्ज़ाम 5 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च या 12 मार्च का है तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले आप सभी की एसएससी जीडी परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके के टॉप 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये परीक्षा में आप सभी के हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जरूर देखेगा, क्योंकि आप सभी के लिए सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आप सभी के समय को बिना गए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आप सभी को वन लाइनर क्वेश्चन को लिया गया है, जिससे कि आप सभी को बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, जो कि आप सभी के कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज के पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो पहला प्रश्न कर रहा है कि शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पुरंदर की संधि और 1665 में हुआ था। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि आप सभी के जो भी प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आप सभी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं एंड आने वाले एग्जाम में 100% आप सभी का पूछा जाएगा। अगर आप सभी इस क्लास को एंड तक अटेंड करते हैं तो मैं आप सभी गारंटी देता हूं कि 5 से 10 नंबर का जीके जो होगा आप सभी को इसी क्लास लिए पूछा जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1666 में। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब भाग लिए थे, तो ये हो जाएगा आप सभी का 1893 में। अगर आप सभी को लग रहा है कि क्लास थोड़ा सा सर फास्ट लेकर चल रहे तो आप सभी थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन हर किसी को याद रहता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट हर स्टूडेंट नहीं कर पाता है। जो भी एग्जाम क्रैक करके आते हैं उनसे पूछा जाता है कि आखिर आपने क्या किया था गलती, सारे लोग बोलते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट हम लोग ना कर पाए। तो इसलिए आप सभी को फास्ट एकदम क्लास को लाया गया है, जिसमें कि आप लोग फास्ट तरीके से क्लास को अटेंड कर पाए। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले 1 से 2 दिन बैठने से पहले आप लोग इस क्लास को अटेंड कर पाएं, ताकि आप लोगों को भी टाइम मैनेजमेंट का पता हो कि टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में कैसे किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि सरदामणी कौन थी। अब यहां पर प्रश्न पूछा गया कि सरदामणी कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। तो 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शहनामा के रचयिता कौन है। तो शहनामा के रचयिता की बात करते स्टूडेंट आप सभी के कि शहनामा के रचयिता हो जाएंगे आप सभी के फिरदौसी हो जाएंगे। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर की सल्क निर्मित औजार किस काल की प्रमुख विशेषता है। सल्क यानी कि इसे शिल्प भी बोल सकते हैं, सिल्क जो होता है ना, सिल्क निर्मित औजार किस काल की प्रमुख विशेषता है, तो मध्य पाषाण काल हो जाएगा, पूरा पाषाण काल हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि सर्क सुल्तानों के शासन काल में किस स्थानों को पूर्व शिवराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था।
यहाँ पर प्रश्न आप सभी को थोड़ा सा और टाइप का लग रहा है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग हालांकि पहले कभी शायद ना देखे हो। 95% स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ होगा जो कि मैं प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी के एग्जाम में जब आप लोग खुद से सोचिए कि जब भी आप लोग एग्जाम हॉल में देकर आते तो आप सभी को नहीं लगता है कि यार मैंने तो यार ये क्वेश्चन याद करके आया था, लेकिन प्रश्न में कुछ और पूछ दिया। तो ये जो प्रश्न है ना आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड ही लिया गया है। तो आप लोग यहां पर ये मत सोचिए कि यार कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है या हल्का प्रश्न पूछा जा रहा है। जो भी प्रश्न यहां पर आप सभी के लिए सिलेक्ट किया गया है वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही है। तो आप लोग बिना टेंशन लिए क्लास को एंड तक आप सभी जोड़ देखिए, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जौनपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन आप सभी के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। आप सभी के वचन एंड कथन से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी के एग्जाम में, ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने आप सभी के वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? तो ये हो जाएगा अरिमोली वर्मन, अरिमोली वर्मन हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि राजपूत काल कब से कब तक माना जाता था? राजपूत जो काल था वो कब से कब तक माना जाता था, ये प्रश्न आप सभी के पूछा गया, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी का क्लास कितने तारीख को है, 5, 7, 11, 12 को है या कितने तारीख को, कौन सा शिफ्ट में है। थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, कि सर मेरा एग्जाम इस टाइम को और इतना शिफ्ट को है। तो थोड़ा सा आप सभी के लिए एक और मॉडल पेपर जारी किया जाएगा जो कि आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा डायरेक्टली, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजपूत काल कब से कब तक चला था? तो ये था माना जाता था तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर की राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द कैसे आप सभी के महर्षि अरविंद घोष हो जाएंगे, ठीक, अरविंद घोष आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राख के टीले किस नौपाषाणीन स्थल से प्राप्त हुए थे? तो राख के टीले की बात करते, राख के टीला यहाँ पर पूछा तो ये हो जाएगा आप सभी के संगन कल्लू तथा पिक लिहल से। लेकिन यहीं पर मृतकों की टीला की बात किया जाए, हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई के समय मिला था वो मोहनजोदड़ो में मिला था, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है आप सभी के एग्जाम में कि आप सभी के जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पर आप सभी के क्या क्या चीज़ देखने को मिले थे, क्या क्या खुदाई करने पर मिला था, उसका खुदाई किसने किया था, उसकी खुदाई कब की गई थी, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा थोड़ा सा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है? रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है? तो हो जाएंगे आप सभी के सुकर चकिया से हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर की रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अमृतसर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा आप सभी का लाहौर हो जाएगा, ठीक है ना। लाहौर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का।
चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर की रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ये भी प्रश्न आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार देखने को मिला है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो यह जगह आप सभी के इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी, ठीक है ना। 19 नंबर है कि रजिया बेगम सुल्तान को मारने में किसका हाथ था, यानी कि रजिया सुल्तान को मारने में किसका हाथ था। तो जगह रजिया का भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह का था, यानी कि उसका भाई एक था जिसे उसकी मृत्यु में शामिल था, ठीक है ना। अब वही देखो रावण की अगर मृत्यु हुई तो उसके भाई के कारण हुआ। तो आई थिंक यार ये सारे चीज चल रहे हैं ना। और चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का कर रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता की बात करते तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी लुई विलियम डीरोजियो हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 21 नंबर की। भारत का राष्ट्रीय पशु है तो बाघ हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करी जाए तो मोर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय जलवायु कौन सी है तो आपसे गंगा डॉल्फिन हो जाएंगे, राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएंगे ना, तो डॉल्फिन हो जाएंगी, गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो आम हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय फल की बात कर देखिए, अब ये तो क्वेश्चन देखने बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे छोटे ना, तो लगता है यार इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि बी होना चाहिए कि सी होना चाहिए। ऐसे में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि जो याद रहता है क्वेश्चन उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सभी रिवाइज नहीं करते ना फिर भी आपसे प्रश्न भूल जाते हैं और याद नहीं रह पाता है, क्योंकि यार जीके जो है ये अथाह सागर है। आप सभी को पता होगा कि कितना भी याद कर लिया जाए जीके कभी खत्म होने वाला बात नहीं है ना। तो इसलिए आप सभी को रिवाइज करना काफी जरूरी है। आप सभी को क्वेश्चन कोई भी याद है वो बात अलग की बात है, लेकिन आप लोगों को कितना माइंड में याद है, कितना आप लोग रिवीजन किए, बात मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये रखता है आप सभी का, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल आप सभी के कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है तो आप सभी के बरगद हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे, देखिएगा यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल के साथ राष्ट्रीय गान भी लिखे हैं। और इनसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सभी की ये आप सभी के नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए। आप सभी के गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, किन्हें, रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो वंदे मातरम है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से तो अन्नाई मूडी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है तो पंचमंडी मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकतक एक है तो लोकतक एक झील हो जाएगा, ठीक है ना। और आप सभी को देखिए यहाँ पर झील से संबंधित और बाकी प्रश्न भी लिया गया जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बात किया जाए कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, खट्टे पानी का आप सभी के खट्टे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, खारे पानी का कौन सा, सबसे गहरा झील कौन सा, सबसे बड़ा झील कौन सा है, सबसे पुराना झील कौन सा है। ये सारे टाइप्स जो झील से बनते हैं आप सभी को मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं और पूछा भी आप सभी के एग्जाम में जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा। अब ये देखिए मानव निर्मित बात की जा रही है। देखिए झील जो होता है आप सभी के दो प्रकार का होता है, एक होता है कृत्रिम और एक होता है मानव रहित। कृत्रिम होता है जो एक प्राकृतिक और कृत्रिम होता है। एक प्राकृतिक यानी कि जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, जो माने कि जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, और जो कृत्रिम होता है जो मानव रहित द्वारा बनाया जाता है किसी भी चीज को, ठीक है ना, ये होती है। तो ये जगह उसी के गोविंद सागर हो जाएगा। अगला है कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है तो कावेरी नदी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि बाल टोडा हिम नद कहाँ स्थित है तो उसी के काराकोरम पर्वतमाला में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात उसी के जोंग जलप्रपात हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी किस में पाई जाती है, किससे बनी होती है तो अम्लीय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान की मिट्टी सामान्यतः कैसी बनती है तो इसी के तालोचन द्वारा होती है।
अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसल और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वो आप सभी के चावल है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है, तो आपसे के चालकता के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के क्षेत्रफल का विस्तार कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर वर्षा कम से कम है, तो 35% प्रतिशत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है, तो आपसी के उत्तर पश्चिम का होता है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है, तो भारी वर्षा की बात किया जाए तो आपसी कोरोमंडल तट पर होता है। कोरोमंडल तट जो है वहाँ पर आपसी की भारी मात्रा में बारिश होता है, ठीक है ना। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के अन्य यहाँ पर पूछा अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है, तो क्योंकि मानसूनी कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी की संघनी नहीं देता है, वे अपतटीय हवाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 49 नंबर की गुवाहाटी में चंडीगढ़ तथा मानसून बारिश का क्या रुख है, तो आपसी के हासन ट्रेड एक वर्ष में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 50 नंबर की 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपसी के लेह लद्दाख हो जाएगा आप सभी का, ठीक है ना। लेह लद्दाख आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है, तो आपसी के दो हाब कहलाता है, दो आब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी आपसी गोदावरी नदी हो जाएगी। गोदावरी नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसी का कि किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपसी का गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है, ऐसा कौन सा नदी है जिसका उद्गम जो है भारत से बाहर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो सिंधु नदी की बात करते किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो ये हो जाएगा आप सभी का कैलाश पर्वत से निकलती है। कैलाश पर्वत आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 56 नंबर की भारत में कौन सी नदी विभस्र घाटी में बहती है, तो आप सभी के नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी हो जाएगी। थोड़ा सा स्टूडेंट क्लास को फास्ट ले रहे हैं क्योंकि आप सभी के पास समय बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्लास को थोड़ा सा फास्ट लेंगे एंड आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होती है, तो भागीरथी और अलकनंदा के आपसी के संगम की बात करते तो आपसी के देवप्रयाग में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 58 नंबर की कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो अपनी धारा को बदलती रहती है, तो ये हो जाएगा आपसी के कोसी नदी। कोसी नदी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपनी धारा को बदलने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, चर्चित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। क्योंकि आप लोग ना क्लास देखते देखते थोड़ा सा समझ ही नहीं पाते कि सर का भी थोड़ा सा मदद करना है, थोड़ा सा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अगर ज़्यादा आप सभी को थोड़ा सा मेहनत करना मदद करना है तो भाई थैंक्स वाले बटन पर भी आप सभी क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ज्वाइन करके थोड़ा सा सर का मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 59 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ज्वार नदी मुख मुहरा कौन सी नदी बनाती है, तो आप सभी के नर्मदा नदी बनाती है। नर्मदा नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर की सतपुड़ा और बिदा के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा हो जाएगी आप सभी का। अगला प्रश्न है कि सूरत शहर किस नदी के तट पर है, तो आपसे की ताप्ती नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न आपसे का 62 नंबर की भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है, तो लूनी हो जाएगी।
भारत की कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आपसी के चेन्नई या मद्रास बंदरगाह हो जाएगा, क्योंकि आप सभी के स्टूडेंट बताया जाए तो आपसी की बंदरगाह से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्लास के ऊपर। करें कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? तो आपसी के 12 हो जाएंगे मुख्य बंदरगाह, जो कि हैं मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन कौन सा है? तो नीरी हो जाएगा। अगला है कि शांत घाटी किस राज्य में? आपसी के केरल में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केरल की नीरव घाटी में स्थित वन्य किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? तो आपसी के उत्तर में हो जाएगा, आपसी के उष्णकटिबंधीय वन में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 68 नंबर की भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड आप सभी के एग्जाम में भी बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? तो आप सभी का हो जाएगा आपसे कि 31% से लेकर 34% तक होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा डेल्टा के ग्रोमो वनों को क्या कहते हैं? तो आपसी के सुंदर वन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सुंदर वन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपसी का 71 नंबर है कि हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो हरियाणा में स्थित सबसे प्रसिद्ध आपसी के अभ्यारण्य की बात करें तो सुल्तानपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये एकमात्र सेक्यूरी है जहाँ कश्मीरी किवंदतियाँ पाई जाती है, तो आपसे कि दाची ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित हो? आपसे कि गुजरात में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 74 नंबर की ग्रोमो क्या है? तो ग्रोमो डेल्टा वन, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, और बाकी हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं और क्वेश्चन है आपसी का 30 इसमें और 50 उसमें, यानी कि अभी 80 क्वेश्चन बचा, जो कि बहुत ही फास्ट हम लोग करने वाले। आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए यार, आप लोग बस बैठकर क्लास देखो, याद करो, क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आप सभी का भाई संभाल लेगा, सारे चीज़ को मैं संभालूंगा। आप लोग बस स्टूडेंट में यही आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिंपली ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, कि आप लोगों को कौन सा याद कैसे याद करना, ठीक है। आप लोगों को बस ये ध्यान दीजिए कि सारे क्वेश्चन सारे क्लास जो है ना इसको अच्छे तरीके से अटेंड करना, ताकि भाई जितना मेहनत कराना उतना अगर आपसे भी मेहनत कर लिए तो आपसे भी अपने वर्दी के सपने को साकार कर पाएंगे, ठीक है ना। 75 नंबर है कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो आपसे के ज्वारीय वन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना कौन सी थी? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। अगला है कि वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? तो असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपसे कि गैंडा के लिए हो जाएगा। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपसे कि मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 80 नंबर है कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं? तो आपसे के तेंदुआ और चीता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसे ही प्रश्न आपसे के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 81 नंबर है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो आपसी के मंडला मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पर? मंडला मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र पलायु राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो आपसी के मणिपुर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 83 नंबर प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल कामजाओ कहाँ पर है? तो आपसी के मणिपुर में हो जाएगा। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये इस क्वेश्चन से आप सभी के एग्जाम में बार बार प्रश्न मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को बस आप लोग बिना स्किप किए ध्यान से जोड़ देखिएगा, ठीक है ना। अगर आप सभी भी अपने वर्दी के सपने को साकार करना चाहते तो, ठीक है ना। 84 नंबर है कि वर्षा वन भारत में कहाँ पाया जाता है? तो आपसे कि पूर्वी हिमाचल और पश्चिमी तट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी का हो जाएगा उत्तर में आप सभी के कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 86 नंबर की भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपसे कि नीलगिरी हो जाएगा। अगला है कि भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है? तो आपसे कि 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 88 नंबर का है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो आपसे कि चितवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 89 नंबर की, चंदन के वृक्ष के लिए किस प्रकार का वन उपयोग होना चाहिए? तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय होना चाहिए। अगला कि क्रिकेट के बदले के लिए विलो कहाँ होता है? तो उसी का शंकुधारी वन में होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसके प्रकाशन 1890 में हुआ था? तो उसी को हो जाएंगे सुहक्रांत उल मुयुद्दीन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता था? तो उसी के कर्नल जेम्स हार्ट को माना, लेखा का पितामह हो जाएंगे। अगला प्रश्न 93 नंबर की, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो उसी के बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप सभी का राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 93 का। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता के बात किया जाए सबसे पहले किसने किया था? तो आप सभी को हो जाएंगे, आप सभी के सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 95 नंबर की, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग संघ साउंड हो जाएगा। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरल ने किया था। पेन मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपसे की हृदय से हो जाएगा, ठीक है ना। और आज के क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड नहीं करेंगे, अभी तो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आप सभी को अभी तक क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। आइए चलिए देखते हैं अगले। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वो कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर, 13 अप्रैल 1919 में आपसी का अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सार्डन्स की हत्या किसने किया? तो भगत सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी ने दिया था, ठीक है ना। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली महिला की बात की जाए भारतीय नहीं है तो संतोष यादव हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति से के थे? तो क्षुद्र जाति के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो वापसी के मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का तुलुवंशीय शासन कृष्णदेवराय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो अमुक्त माल्यद। अगला कि अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष बंद कराया? तो 1564 में। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो मदद ए माल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों का जानकारी मिलती है? तो अमल ए सालेह में मिलती है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपसी के न्यूयॉर्क में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सचिव की बात की जाए तो त्रिगवेली हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो आपसी के 5 सिर्फ अस्थायी हो जाएंगे। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं तो आपसी के बान की मून हो जाएंगे।
अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो आवश्यक अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन से देश बना था? दक्षिणी सूडान था। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो आपसे कि विटामिन के हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्राह्म साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम अवश्य के मूल शंकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद जी ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो अवश्य के 1998 में आया था। अगला है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। सिख धर्म का संप्रदाय किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। किस सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वैसाखी हो जाएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष के नाम को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी, तो आपसे सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आपसे क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपसे जरूर लिखिएगा कि आज की क्लास स्टूडेंट आपसे कैसा लगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।